अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति बरेली में जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी या फिर एक विरोध प्रदर्शन जो बस काबू से बाहर हो गया? इस एक सवाल के ना 2 बिल्कुल अलग अलग जवाब सामने आते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों पहलुओं को टटोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में हुआ क्या था। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 26 सितंबर की। दिन था जुमे का और नमाज अभी अभी खत्म हुई थी। और देखते ही देखते शहर की सड़कें जैसे जंग का मैदान बन गई। पुलिस की माने तो 4 जगहों पर पत्थरबाजी हुई। जवाब ने पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। पुलिस का तो ये तक कहना है कि मौके से पेट्रोल की बोतलें और हथियार तक बरामद हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? चलिए अब देखते हैं कि पुलिस की जांच इस बारे में क्या कहती है। पुलिस की जांच जो है ना, वो इसी एक सवाल के आसपास घूमती है कि ये जो बवाल हुआ ये अचानक से भड़क गया या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी प्लानिंग काम कर रही थी। पुलिस की जांच से एक कह सकते हैं चौंकाने वाला नंबर सामने आया। 40,000। पुलिस के मुताबिक करीब 40,000 लोगों की भीड़ जुटाने की तैयारी थी। सोचे इतनी बड़ी संख्या किसी भी शहर में तनाव पैदा करने के लिए काफी है। अब सवाल ये है कि पुलिस इस 40,000 के आंकड़े पर पहुंची कैसे? देखिए, पुलिस का तर्क ये है कि जिस इलाके में ये बवाल हुआ वहां के 5 थाना क्षेत्रों में करीब 390 मस्जिदें हैं। प्लान ये था कि अगर हर मस्जिद से सिर्फ 100 लोग भी बाहर आते तो ये भीड़ आराम से 40,000 तक पहुंच जाती। पुलिस के मुताबिक इस भीड़ को जमा करने के लिए सोशल मीडिया का आप कह सकते हैं जमकर इस्तेमाल हुआ। एक व्हाट्सएप ग्रुप और 2 फेसबुक पेज की पहचान हुई जिन पर लगातार भड़काऊ बातें पोस्ट की जा रही थीं। इतना ही नहीं, दूसरे शहरों जैसे रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत से भी लोगों को बुलाने के इनपुट मिले। लेकिन ये माहौल, ये तनाव कोई एक दिन में नहीं बना। इस बवाल से ठीक पहले का जो 1 हफ्ता था ना, उसमें बयानों का एक ऐसा दौर चला जिसने टेंशन को लगातार बढ़ाया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, सब साफ हो जाएगा। 19 सितंबर को आईएमसी अध्यक्ष तौकीर रजा ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। फिर 21 तारीख को आईएमसी महासचिव का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो एक इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं। अगले ही दिन 22 तारीख को उन पर एफआईआर हो जाती है। अब देखिए 25 की रात को क्या होता है। पुलिस एक लेटर जारी करती है कि प्रदर्शन रद्द हो गया है, लेकिन आईएमसी उसे फौरन फर्जी बता देती है। और फिर 26 की सुबह यानी ठीक घटना वाले दिन तौकीर रजा खुद सामने आकर कहते हैं कि नहीं, कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ है। और तनाव बढ़ाने में ना इस तरह के बयानों ने सच में आग में घी डालने का काम किया। आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस खान का ये बयान, जो एक वायरल वीडियो में भी है, दिखाता है कि बातचीत का स्तर कितना नीचे जा चुका था। और घटना से ठीक 1 रात पहले ये जो लेटर वाला कंफ्यूजन था, वो शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ पुलिस कह रही थी कि हमने प्रदर्शन रद्द होने का लेटर भेजा है, दूसरी तरफ आईएमसी कह रही थी कि ये लेटर फर्जी है। मतलब बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। अच्छा, अभी तक तो हमने पुलिस की जांच और एडमिनिस्ट्रेशन की बात सुनी, लेकिन उन लोगों का क्या जो उस दिन सड़कों पर थे? उनकी क्या कहानी है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। सड़कों पर मौजूद एक प्रदर्शनकारी की बात सुने तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। उनका कहना है, हमें तो पता ही नहीं चला कि माहौल कैसे भड़क गया। अचानक से शोर शराबा हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो यहाँ पर ना कहानी के 2 बिल्कुल अलग अलग सिरे साफ दिखते हैं। पुलिस के लिए ये एक प्लान्ड दंगा था, वहीं प्रदर्शन में शामिल लोगों के लिए ये एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका दावा है कि वो तो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने ना बच्चों को देखा ना बुजुर्गों को। लोगों को बेरहमी से पीटा गया और गर्दन पकड़ पकड़ कर जीपों में फेंका गया। तो इस पूरी घटना को जब हम देखते हैं तो कुछ जवाब तो मिलते हैं, पर कई नए सवाल भी खड़े हो जाते हैं।
तो अब हमारे सामने कुछ बड़े सवाल हैं। इस पूरे खेल में सोशल मीडिया का क्या रोल था? वो जो भड़काऊ बयान दिए गए, उनका कितना असर हुआ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजर्स के बीच बातचीत की कमी इस बवाल की जड़ बनी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर सच किसका माना जाए? और यहीं पर हम इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। जब एक ही घटना की इतनी अलग अलग कहानियां हों और हर पक्ष के पास अपनी एक सच्चाई हो, तो फिर असली कहानी क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।